सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों जो मैं आज आपके लिए लेके वीडियो आया हूँ, ये वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, आपको न्यूज़ भी पता चल गई होगी, लेकिन इस पे मेरा क्या कहना मेरे क्या विचार है उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो है वर्ल्ड फेयर की, पाकिस्तान पर्सनल अटैक ऑन पीएम मोदी। ठीक है, जयशंकर रिमाइंड्स पाकिस्तान ऑफ 1971 वॉर लॉस। तो ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वर्ल्ड अफेयर को जाके सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाकी इस पे मैं आपको ये आज ये वीडियो दिखाने के मेरे दो मकसद है। एक मकसद ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, वो मैं एंड में बात करूंगा। हो सकता है कि मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड अफेयर की सर की जो प्रशांत धवन सर है, इनकी वीडियो रोक के पॉज करके भी मेरे को बोलना पड़ जाए, लेकिन वैसे मैं एंड पे ही बोलूंगा। दूसरे मेरा मकसद ये है कि कल साजिद तरार गंजे की वीडियो आ रही है, आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखनी है और आगे से आगे फैलानी है। और उसमें मैंने अच्छी क्लास लगाई है इस तरार की गंजे की, जो पहले भी मैंने साजिद तरार की, जो अमेरिका में बड़ा अपने आप को बिजनेसमैन भी बनता है, ठीक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बनता है और वकील भी बन जाता है और पता नहीं क्या क्या हर जगह पे कुछ ना कुछ बन के अपने आप कहता है मैंने ये भी किया, मैंने हिस्ट्री, अच्छा हिस्टोरियन भी बन जाता है और एक ही में पैकेज में सारा कुछ ही बोलता है और सब कुछ गलत बोलता है। एक साजिद तरार की पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर आपने बहुत प्यार दिया है। अब जो आगे कल वीडियो आ रही है उसको भी जरूर देखना, जितने भाई लोग ये वीडियो देख के जा रहे हैं। तो आगे से आगे लोगों को बताना भी है कि ये वीडियो देखो और अपनी आंखें खोलना। चलिए, खैर मेरे को वीडियो बहुत ज्यादा दुख हुआ है जो बिलावल भुट्टो ने, या बिल्लो रानी ने, हराम के पिल्ले ने जो हमारे पीएम पे पर्सनल अटैक किया। डजंट मैटर वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, अगर वो राहुल गांधी भी होते, अगर वो केजरीवाल भी होते, अगर कोई भी होता मैं उस पर जरूर बोलता और मेरे को तकलीफ होती, क्योंकि वो हमारा हेड है, आज की डेट में इंडिया का हेड है। ठीक है, इंडिया का हेड को जो बोलेगा शर्म हमें आनी चाहिए। जो करते हैं कि वो बीजेपी का हम नहीं बोलेंगे, वो कांग्रेस का हम नहीं बोलेंगे, वो आम आदमी पार्टी का हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं जहां पे स्टैंड करता हूं, मैं वहां पे मैं सिर्फ देश के हिसाब से बोलता हूं कि बाहर वाली कंट्री कैसे बोल जाएं। हमारे अंदर 100 प्रॉब्लम होगी उनके साथ, आपकी 100 प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आपको भी बोलना चाहिए। चलिए, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, ये वीडियो में देखते हैं। आपने वीडियो देखी होगी, प्लीज मेरे साथ मेरी रिक्वेस्ट है ये देखना। और साजिद तरार की जो गंजे की, ठीक है, वीडियो कल आ रही है, वो जरूर देखना आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल पर्सनल अटैक किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर, और उसके रिस्पांस में हमने देखा इस तरीके से दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इंडिया में, उसके सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है। ये जो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि जयशंकर साहब ने ये कहा, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, बेसिकली हुआ क्या है, अचानक से इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सारी स्टेटमेंट्स एक्सचेंज करी क्यों जा रही है। देखो, पहले यहां पर जान लो बेसिक्स। आज के समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों हैं यूएसए में यूएन का सेशन, यूएन के कई डिबेट्स हैं, ये अटेंड कर रहे हैं। और इंडिया के लिए यूएसए में जाना वैसे भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बात तो इंडिया को G20 समिट के बारे में करने थे डिस्कशन। उसके अलावा इंडिया आज के समय प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसलिए आपने देखा होगा कि यूएन की जो वेबसाइट है वहां पे भी लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट दिसंबर 2022 इंडिया। और जयशंकर साहब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे तो यहां पर भी आप देख पाओगे लिखा हुआ है इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ दिस मंथ। तो इंडिया बीइंग ए प्रेसिडेंट, यहाँ पे बातचीत हो रही थी ग्लोबल टेररिज्म के बारे में कि ग्लोबल टेररिज्म से कैसे हम लड़ सकते हैं, भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आतंकवाद से निपटने में। और इस दौरान डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली मेंशन किया पाकिस्तान और चाइना को, चाइना की आलोचना। आप ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आप ये प्रशांत धवन सर पे विश्वास करते हो, मैं भी विश्वास करता हूं, जो न्यूज है उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं आपको लोगों को बोलूंगा बड़े ध्यान से सुनना। जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली किया, वो गंजा क्या बोलेगा वो मैं कल आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इनडायरेक्टली हम नाम मेंशन नहीं करते, ठीक है, पाकिस्तान का, लेकिन हम जो मेरा वीडियो दिखाने का ये मकसद आपको ये है कि आपकी एक बेस बन जाए कल की वीडियो देखने का। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये वीडियो मेरे साथ पूरी देखना और मेरे एंड में भी सुनना क्या कहता हूं मैं। ठीक है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
घोषणा इसलिए करी क्योंकि चाइना पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, जो इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं, उनको काफी बार यूएन में बचाता है। और पाकिस्तान की आलोचना इसलिए करी क्योंकि पाकिस्तान, आप सब लोग जानते हैं, एक एपिसेंटर, मुख्य केंद्र है आतंकवाद का दुनिया भर में। ऑफ कोर्स इसके रिस्पांस में पाकिस्तान की तरफ से भी ये लोग मेंशन कर रहे थे कि इंडिया आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान में। ये सब पाकिस्तान ने क्लेम किया यूएन में। ऑफ कोर्स किसी ने वो स्टेटमेंट सीरियसली ली नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान ने काफी बार कश्मीर का इशू भी रेज किया, मगर जयशंकर साहब जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे ना पूरा डिबेट, पाकिस्तान को कुछ प्रॉपर रिप्लाई करने की जगह मिल नहीं रही थी। और एक टाइम ऐसा भी आ गया जब जयशंकर साहब ने दिव्य अस्त्र निकाल दिए। मतलब कि पहली बार मैं देख रहा था जयशंकर साहब ने ओपनली यूएन में मेंशन किया कि ओसामा बिन लादेन अंत में कहां मिला, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी एक टाइम का कहां पर छुप के बैठा हुआ था, पाकिस्तान के एबोटाबाद में। यहां पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक फोटो है, ये वो घर है एबोटाबाद में जहां पर ओसामा बिन लादेन दुनिया से छुपकर, यूएसए से छुपकर रहता था कंफर्टेबली। लोग समझते रहे कि किसी गुफा में होगा अफगानिस्तान में, यूएसए के सोल्जर्स अफगानिस्तान में मर रहे थे बिन लादेन को ढूंढने में, मगर वो छुपा हुआ था पाकिस्तान में। और अंत में एक ऑपरेशन के अंडर यूएसए ने पाकिस्तान को बिना बताए लादेन के घर में अटैक किया और उसको मार डाला। और जयशंकर साहब ने यह बात मेंशन भी करी कि एक ऐसा देश जो ओसामा बिन लादेन को होस्ट कर चुका है और जो नेबरिंग कंट्री है, मतलब कि इंडिया, उसके पार्लियामेंट पर अटैक भी ऑर्गेनाइज करवा चुका है। यहाँ पे बात कर रहे हैं 2002 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बारे में। तो ऐसे कंट्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी कंट्रीज को कुछ कहने का हक बनता नहीं है। That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और पाकिस्तान को, अच्छा मैं आपको बात बता दूं, ये देखो कितनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोला है, सिर्फ नेबरिंग कंट्री और ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले लिया, इंडिया का नाम लिया। ये होती है लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो बोली जाती है। और जो बिल्लो रानी ने लैंग्वेज यूज की है ना, और उसके टेम्पू का भी शायद इसमें दिखाएंगे, शायद क्या मेरे ख्याल दिखाते हैं प्रशांत धवन सर, आप उसमें देखना। और जो गंजा जो पाकिस्तानी भौंक रहे हैं ना कुत्तों की तरह, वो आपको कल दिखेगा। मैं इसलिए आपको सिर्फ एक बेस बना रहा हूँ, वो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। वीडियो को याद रखना, ये वाली जो कल आएगी उसको इसके साथ अटैच करना, और वो गंजा क्या दिखता है उस नजरिए से देखना। फिर को ये ओसामा बिन लादेन वाली बात हमेशा चुभती है, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए में ना पाकिस्तान फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया था जब इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कह दिया कि इनके हिसाब से ओसामा बिन लादेन एक शहीद है। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो जो ये ओसामा बिन लादेन वाली बात थी ना, उसके बाद कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी ना क्लेवरली जयशंकर साहब के सामने ऐसा सवाल पूछा कि देखिए आतंकवाद हम भी फैला रहे। अच्छा ये भी कल की वीडियो में आपको वो बोलेगा, ठीक है, उस पर भी मैंने उसको ठुक्का है, और देखना जरूर, ठीक है। ये पाकिस्तानी ना बड़े चालाक समझते हैं, जो साजिद तारर को बड़ा समझते हैं ना। कल की वीडियो में एक और पोल खुली है, वो देखना। तो ये मतलब पाकिस्तान भी फैला रहा है, इंडिया भी फैला रहा है, अफगानिस्तान भी फैला रहा है, साउथ एशिया इससे बाहर कैसे निकलेगा? अब इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्लेवरली इंडिया में भी आरोप लगा दिया आतंकवाद का। तो इंडिया के विदेश मंत्री ने यहां पर भी जवाब दिया कि मुझसे सवाल मत पूछो कि आतंकवाद कब रुकेगा, दूसरा जो देश है पाकिस्तान, उसके मंत्री से पूछो कि आतंकवाद वो लोग कब रोकेंगे। How long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. ना यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो भी डिबेट चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे काफ़ी बार जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि डिबेट के बाद जर्नलिस्ट भी आए। आप यहाँ पर कह लीजिए ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके जर्नलिस्ट, इनका वेरियस और जो एजेंट्स है, सब लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ओवरऑल जो मीडिया के सामने डिबेट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की ये पोजीशन स्ट्रांग करें। मगर इंडिया इतना इजीली पाकिस्तान को काउंटर कर रहा था कि एक टाइम पे आकर ना पाकिस्तान को पर्सनल अटैक करने पड़े। और इसको लेकर एक कोट है बहुत ही फेमस, एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसोफर थे सोक्रेटिस, हिंदी में हम कहते हैं इनको सुकरात। सोक्रेटिस ने कहा था, व्हेन द डिबेट इज लॉस्ट, जब एक छोटा आदमी हार जाता है, उसके बाद स्लैंडर मतलब कि गाली गलौज करना, अपशब्द इस्तेमाल करना, पर्सनल अटैक करना,
ये बन जाता है उसका आखिरी औजार। आपने शायद पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि एक दो ऐसे लोग देखे हो कहीं पर, जो डिबेट हारने पर या फिर जब उनको लग रहा होता है कि वो डिबेट हार रही है तो वो स्लैंडर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के केस में भी यही हुआ। पाकिस्तान को जब दिख गया ना कि कहीं से भी इनका जो पॉइंट है कहीं से वैलिड हुआ नहीं है, इंडिया ने ओसामा बिन लादेन, हिलरी क्लिंटन की जो स्टेटमेंट थी कि जब तक सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में वो तुमको ही डसेंगे, और वेरियस और इश्यूज में पाकिस्तान को इतना घेरा है कि अंत में ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस तरीके से अटैक करना पड़ा इंडिया के प्रधानमंत्री को। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें। अब कहते हैं ना, मेरी लैंग्वेज कहते हैं कि बेकार है, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानियों के लिए लैंग्वेज मेरी ऐसी है, ठीक है। ये अब देखना तुम, आप लोग हिंदुस्तानी भाई हो, ये इसने कैसे बोला और कैसे बोल रहा है, अंदाज देखो। टेम्पू लोग कैसे होते हैं, अब टेम्पू देखेंगे। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. अब मैं आपको हिंदुस्तानी भाइयों आपको एक बात बता देता हूं। जैसे इसने हिट किया हमारे पर्सनल भाई, सीधा कुछ और बोलता, डिप्लोमेटिकली बोलता, इतना मेरे को तकलीफ ना होती। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या मेरे हिंदुस्तानी भाई जितने भी देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इनको रिप्लाई देना पड़ेगा। इनको आप बैक एंड पे रिप्लाई करो। मेडिसिन देते हो, क्यों देते हो, क्यों देते हो भाई ऐसे लोगों को? मेरे को ये समझ नहीं आती। अगर मैं मोदी जी की जगह होता ना तो मैं इनकी सब कुछ ही बैन करता, बैक एंड पे चुपचाप कुछ ना बोलता, इनका मैं गला और दबा देता। क्योंकि उस पोजीशन पे जाके फिर मैं ऐसी बातें ना करता, सिर्फ क्योंकि ये तो मैं एक आम इंसान हूं ना, इसलिए मैं इतना गंदा भौंकता हूं। लेकिन अगर मैं मोदी जी की जगह होता ना तो अब तक का मैं इनके मेडिसिन पे बैन लगा चुका होता। कोई ट्रेड पे, सब कुछ पीछे से मैं कह देता, कोई ट्रेड कोई कुछ नहीं जाएगा। और हमें खुद भी शर्म आनी चाहिए, जो हमारी मेडिसिन की कंपनीज है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि इनकी मेडिसिन पे बैन लगाओ। देना ही नहीं है, कोई लाइफ सेविंग भी नहीं देनी, शर्म करनी चाहिए। हमारे जैसे परिवार में होते हैं ना, आप परिवार में होते हैं, सोच के देखो, आप परिवार में हो, आपके पिताजी हेड होते हैं उसके, ठीक है, जहां आपके दादाजी हेड हैं, उसको बाहरला बंदा, आप बीच में होते होंगे, दादाजी से भी थोड़ा बहुत होगा, दादाजी ऐसे करना, दादाजी कहते नहीं ऐसे करो, थोड़े बहुत झगड़े जब बातचीत होती रहती है, अपने डैड से भी हो जाती है, अपने मम्मी से भी हो जाती है। लेकिन जब आपको बाहर का कोई बोलता है तो आप खड़े हो जाते हो ना अपने फादर और दादाजी के लिए, या नाना जी के लिए, जो बड़ा होता है हेड, उसके लिए खड़े हो जाते हो ना। दिल में तकलीफ होती है, ऐसे तकलीफ इंडिया के लिए पालो। ये मत सोचो कि वो तुम्हारा नाना है या दादा है, वो तुम्हारे परिवार से है। अगर मोदी जी हमारे अगर हैं तो हमारे वो हेड हैं। डजंट मैटर कि वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं या कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, वो आपसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं नेशन फर्स्ट लेके चलता हूं, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं। ये है असली चेहरा। और तुम लोग कहते हो कि बॉर्डर खोल दो, ये कर दो, ये अमर की आशा वाले। मैं तो चाहता हूं जिनके अमर की आशा वाले हैं ना, उनके परिवार पे ये ऐसी चीज बीते, उसके फादर को लोग गालियां निकाले, फिर मैं उनसे पूछता हूं कि अब क्यों तड़पा है? देश के प्राइम मिनिस्टर को हमारे को कुत्तों की तरह वो टारगेट करते हैं, और हम चुपचाप वो ट्रेड भी करेंगे, ये भी कर लो, बॉर्डर खोल दो, हमें पाकिस्तान से आना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। तो फिर हम शर्म से डूब के मर जाओ हिंदुस्तानियों जो ऐसी बातें करते हैं। सिर्फ उनके लिए बोलता हूं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन होने चाहिए। बहुत ज़रा एक अजीब सा रिप्लाई था। इन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया। अब अगेन मर गया, देखो कैसे मरा, वो आपके देश में छुपा हुआ था, उसको यूएसए ने आपको बिना बताए मारा, दैट इज द मेन इशू। तो मगर फिर भी ये कहते हैं ओसामा बिन लादेन मर गया, और फिर ये पर्सनल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के पीएम को, और ये भी कहते हैं कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं ये भी आरएसएस के हैं। तो हर तरफ से बेसिकली इन्होंने अब पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दिए, कहीं से अपनी जनता को ये मैसेज सेंड करने के लिए कि इन्होंने इंडिया को टारगेट किया था यूएन में। और देखो इंडिया ना इनके रिस्पॉन्स में बहुत कुछ कह सकता था, हमारे पास भी पर्सनल अटैक करने को बहुत कुछ था।
मैंने जैसे कि पहले बोला, पर्सनल अटैक हमारे जो डिप्लोमेट है उनकी, हमारी वैसे सभ्यता नहीं, पर्सनल अटैक हम नहीं करते, लेकिन एक आम आदमी हूं इसलिए मैं पर्सनल अटैक करता हूं। बाकी जो इंडिया ने जो ये ठीक है जो निकाला है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं, और शायद कर भी रहे होंगे, ठीक है, इनका गला इकोनॉमिकली और घूट दो, ठीक है, और इनको आइसोलेट कर दो इंडिया की तरफ से। अगर मेरे को पता है कि मोदी जी जहाँ हमारी गवर्नमेंट जहाँ ऐसे कर देंगे, लेकिन मेरी दिल से आवाज है कि इनकी मेडिसिन भी रोको, इनको सब कुछ रोको, और बाहर से भी रुकवाओ चीजें, इंटरनली बैक एंड पे, बैकडोर पे डिप्लोमेसी कर करके इनका गला और दबाओ। ये तक कह सकते थे कि जी आज के समय आप जो विदेश मंत्री पीएम बने हो, ये आप अपनी आर्मी की वजह से बने हो। जनरल बाजवा जो करप्ट आर्मी चीफ था, $1 बिलियन कमाया करप्शन करके, उसने आप दोनों को बिठाया इमरान खान को रिप्लेस करके। हम आपको मानते ही नहीं पाकिस्तान का विदेश मंत्री या पाकिस्तान का पीएम। बहुत कुछ हम कह सकते थे, बट इंडिया ने यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मेंटेन करी और ये स्टेटमेंट जारी करी कि पाकिस्तान ने पहली बात तो एक नया लो बना दिया है, एक बहुत ही लो लेवल की कमेंट करी है, और शायद पाकिस्तान भूल चुका है कि आज का दिन 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जब इंडिया और बांग्लादेश दोनों सेलिब्रेट करते हैं एज विक्ट्री डे। और विक्ट्री डे में हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो जेनोसाइड थी अगेंस्ट एथनिक बंगालीज और हिंदूज, ये फाइनली खत्म हुई। और उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है, इसका रीजन यही हो सकता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनको पता है कि इंडिया बोलेगा कि आतंकवाद कंट्रोल करो, पाकिस्तान खुद कुछ कर नहीं पाएगा उसके बारे में। आगे इंडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हम लोग मेक इन इंडिया के अंडर करें मैन्युफैक्चरिंग, वैसे ही पाकिस्तान आज के समय मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में। फिर हमने यही मेंशन किया है कि पाकिस्तान में आज के समय 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं और 27 यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है, ना सीरिया, ना ईरान, ना अफगानिस्तान, दुनिया में कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी आपको मिलेंगे। और ये आतंकवादी काफी बार खुला घूमते हैं, रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेती। और आई थिंक कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान ने ना एक लाइन पकड़ी हुई है कि काफी बार ये लोग इंडिया में जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसको कंपेयर करते हैं हिटलर से, नाजी से, जबकि आप हिटलर का जो मेन जो आप उसका आइकॉनिक पॉइंट है वो आप देखोगे ना, वो ये था कि उसने ज्यूज पर बहुत अत्याचार किए थे। हिटलर ने ज्यूज का जेनोसाइड किया था। तो ये एक ऐसा इशू है जो इंडिया कभी रेस करता नहीं है, जो मेरे हिसाब से रेस हमें करना चाहिए विद इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय आप अगर देखो तो जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो बची ही नहीं है, बिल्कुल 1 या 2 ज्यूज बचे हुए हैं। ये टर्की के मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी ज्यूज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर कम्युनिटी। गिनती का अकेला ज्यू रिसेंटली पाकिस्तान में बचा था, बताया जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान से भाग जाएगा बहुत ही जल्द। और इवन आप अगर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स देखोगे ना, जो स्कूल में बच्चों को ये किताबें पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको हिंदुइज्म के अगेंस्ट नफरत मिलेगी और इवन ज्यूज के अगेंस्ट बहुत सारे अपशब्द वहां पर यूज किए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का जो न्यूज आउटलेट है डॉन, इसने खुद रिपोर्ट किया था आज से कई साल पहले 2011 में कि पाकिस्तान स्कूल्स टीच हिंदू हेट्रेड। इनकी टेक्स्ट बुक्स में ये सब बातें मिली हुई है। और ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने तब रिपोर्ट करी जब यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी इस पर। और फिर बाद में ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया ने भी ये जो रिपोर्ट्स हैं इवेंचुअली कई सालों बाद कवर करी है कि द फर्स्ट लेसन इन पाकिस्तान स्कूल्स, हिंदूज को ये लोग काफिर कहते हैं, ज्यूज को कहते हैं कि ये एनिमीज हैं। तो इन सब पॉइंट्स के साथ कहीं ना कहीं इंडिया को ये भी बात रेज करनी चाहिए कि हिटलर की आइडियोलॉजी एक्चुअली इन ट्रू सेंस अगर हम देखें तो पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। मगर यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ना जो ये पर्सनल अटैक किए हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल गेम भी है। 2023 के इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तान में देखो पब्लिक का सपोर्ट जीतने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दो। इमरान खान ने ये, आपने बात नोट की, प्रशांत धवन साहब ने बात क्या बोली है, ये बात ट्रू है। अगर उनके दिमाग में, हम बोलते हैं ना कि उनके दिमाग में इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं है, तो आप देखो कि अगर ये पॉलिटिकल गेन के लिए ये बोल रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया है, तो इट मीन्स उनके दिमाग में है कि हिंदू काफिर है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। पता नहीं हमारे यहाँ पे अमर के आशा वालों को क्या साले भसूड़ी पड़ी हुई है कि फिर भी उनके तलवे चाटते हो, जा जाके उनका पिछवाड़ा चाटते हैं हमारे अमर के आशा वाले। ट्रेड खोल दो, आने जाने दो, मिलने दो, ये करने दो, वो करने दो। समझ आइए आप बात का, आपको लोगों को डजंट मैटर कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल के लिए किया है, ये क्या किया है। वो पाकिस्तान में रह के कुत्तों की तरह भौंके, अपने जलसों में भौंके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूएन पे जाके जब इसने बिलावल, ये कोने वाला जो राइट हैंड साइड पे है,
ये बिल्लो रानी टेम्पू ने जाके वहां पे कुत्तों की तरह जो भौंका, उस पर तकलीफ हुई है। कर करके अपनी जो पॉपुलैरिटी है काफी बढ़ा दी थी। इवन आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है रमीज राजा, ये भी हर हफ्ते इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को सबसे ज्यादा यही बात पसंद आती है। तो जैसे जैसे 2023 के इलेक्शन आएंगे, आप देखोगे कि ये तीनों नेता, इमरान खान, शहबाज शरीफ, भुट्टो, ये तीनों लोग इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एज ए कंट्री, तीनों को ही करेंगे टारगेट। मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट यूएन में दे, तब हम कैटेगोरिकली इसका रिस्पॉन्स भी करें। और अगर आप सोच रहे हैं कैटेगरी रिस्पॉन्स करने के लिए ये इनको स्टेटमेंटों दे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान भाइयों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इनका गला नहीं दबाया जाता, जब तक इनकी गले को ऐसे दबा के निचोड़ नहीं ना दिया जाता इकोनॉमिकली, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी मर्जी स्टेटमेंट देता रहे इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही बिहेवियर करेंगे। आप दबाओ, लिंक तोड़ो, फिर मजा आएगा। कि इन लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है, महंगाई, ग्रोथ वगैरह नहीं, कुछ नहीं है ना। यहाँ पर जॉब्स है पाकिस्तान में। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अगर देखो तो पाकिस्तान रिसेंटली एंटर कर चुका है 20 वर्स्ट कंट्रीज में, जहां पर इन्फ्लेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। नंबर 1 पे ऑफकोर्स जिम्बाब्वे है, यहाँ पे 269% है इन्फ्लेशन। टर्की भी आप अगर देखोगे नंबर 7 पे आपको मिलेगा 85% इन्फ्लेशन के साथ, और पाकिस्तान आपको मिलेगा 19वें स्पॉट पे विद 23.84% इन्फ्लेशन। इंडिया को चाहिए इनकी जिम्बाब्वे से नंबर 1 इन्फ्लेशन लेके जाना। अंदर से ये काम करो, अंदर से ये काम करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। इनको इकोनॉमिकली मार के नंबर 1 पे लेके आना चाहिए, टॉप पे दुनिया का। 300 की इन्फ्लेशन होनी चाहिए इनके यहाँ, तब जवाब मिल देगा, तब होता है असली रिप्लाई। ठीक है, बोलने से कोई इंडिया का कोई उनको असर नहीं है, जितना मर्जी बोलो। हम कितने कुत्तों की तरह बोलते हैं, इंडिया वाले यूट्यूबर कितने इनको काउंटर करते हैं, कुछ असर होता है? जीरो। ये तो हम अपने, मैं जो बोलता हूं ना, ये इंडिया के लिए बोलता हूं, इंडियन लोगों के लिए, कि इनको समझ आए कि वो कैसे हैं, ताकि कोई कॉन्क्रीट या सॉलिड कोई एक्शन हमारी गवर्नमेंट करे या आप लोग करो। तो जहां पर इन्फ्लेशन इतनी हाई हो, इन दी एंड ये लोग यही काम करेंगे। दे विल कीप ऑन टारगेटिंग इंडिया टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी और अपने आप प्राइसेस गिरना है, यहाँ पर स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। मैंने काफी कुछ वीडियो के बीच में बोल दिया, आप लोगों को समझा दिया है। और मेरी आप सबसे, मैंने ये वीडियो प्लीज जिसने एंड करके ये मेरे कमेंट सुन रहा है या लास्ट में सुन रहा है, उसको मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पहले कंप्लीट देख लेना भाई। मैंने बीच में बहुत कुछ बोला है और मैंने एक बेस तैयार किया आप लोगों के लिए कल की वीडियो के लिए। जो कल साजिद तरार की वीडियो आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके बंदे क्या सोचते हैं, क्या बात है, उसने क्या बात की है और उसमें क्या क्या भौंक रहा है। वो जिसको आप बड़ा एडमायर करते हो ना, चीमचू को भी बड़े लोग एडमायर करते हैं कि चीमचू, आरजू काजमी को भी करते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन सबकी पोल पट्टियां खोलेंगे हम। मैं नेशन फर्स्ट, आप सोल्जर की हेल्प से मैं सब ये पोल पट्टियां खोलूंगा। ठीक है, तो ये कोई आपको ये जो मैंने बोल दिया, जितना बोलना था, आपको लगता है सब समझ आ गया होगा। तो प्लीज कल की वीडियो जरूर देखना। आप साजिद तरार के ऊपर बनाई है, मैं गंजे के ऊपर, तो वो आप जरूर देखना वीडियो। तो यहाँ तक की वीडियो मैंने दिखानी, बेस बना दिया मैंने आप लोगों का। जिन लोगों भाइयों ने नहीं देखी, पूरी वीडियो कंप्लीट देख लो, ताकि आपको कल की वीडियो का जो साजिद तरार कुत्तों की तरह भौंक रहा है उसका मतलब समझ आए, वो क्या भौंक रहा है, असल में बात क्या है। ठीक है, और मैं क्या बोला उसमें, उसको क्या क्या सुनाई है मैंने। तो यहाँ तक की वीडियो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जो नए लोग देख रहे हैं वो भाई लोग सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ। नेशन फर्स्ट को सपोर्ट करो, अपने इंडिया को सपोर्ट करो, इंडिया नेशन फर्स्ट रखो हमेशा। तो हमें इंडिया को एकजुट करना है इन ऐसे बेगैरतों को, ऐसे पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।